हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने वैलिडिटी पढ़ाया था जिसके अंदर हम लोग डिस्कस किए थे कि वैलिडिटी क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं एंड ऑल, है ना। अब आज जो है हम लोग पढ़ेंगे वैलिडिटी के फैक्टर्स कौन कौन से जो उनको अफेक्ट करते हैं। इसके बाद मैंने बोला था कि इंटरनल वैलिडिटी की एक टॉपिक होगी जिसको कि हम लोग डील करेंगे, है ना। इंटरनल वैलिडिटी की एक टॉपिक होगी जिसको कि हम लोग डील करेंगे, साथ हम लोग उसको भी देखेंगे कि कौन कौन से थ्रेट हैं। और अगर टाइम बचता है तो एक्सटर्नल वैलिडिटी को देखेंगे, और नहीं बचता है तो मैं एक्सटर्नल वैलिडिटी को नेक्स्ट वीडियो में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच में क्या रिलेशन है, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके टॉपिक के साथ इंक्लूड कर दूंगी। और फिर नेक्स्ट रिलायबिलिटी की वीडियो ले आऊंगी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, ये जो मैं दे रही हूँ ये आपके लिए पेपर 1 के लिए भी एनफ है, पेपर 2 के लिए भी एनफ है, ठीक है। वैलिडिटी क्या है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, दोनों से क्वेश्चन, दोनों में क्वेश्चन आया हुआ होता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। एंड बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन का ही मैं टॉपिक करा रही हूँ, नथिंग बहुत ज्यादा है, नथिंग बहुत कम, एकदम एग्जैक्टनेस जो जो आता है वो भी। एंड मैं साथ में बता भी दूंगी कि आपको करना क्या है। इतना मैं तो डिटेल में लिखूंगी क्योंकि मुझे आपको समझाना है, बट आप अपनी कॉपी में डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिखो। अगर समझने के लिए कुछ हिंट लिखना चाहते हो तो वो लिखो, ठीक है, जिस भी टॉपिक के लिए मैं बोलूंगी वो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वैधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक जो है वो क्या है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। यानी कि हमको कैंडिडेट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना है। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनक्लियर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, अस्पष्ट निर्देश, ठीक है। क्या अस्पष्ट निर्देश, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जब अस्पष्ट निर्देश में यहाँ हम टेस्ट की वैलिडिटी को इसलिए नहीं नाप पाते हैं कि इस टेस्ट के अंदर करना क्या है, हम उसका इंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। और जब सही तरीके से नहीं दे पाते हैं तो जो भी बच्चे उत्तर देंगे या जो भी प्रश्नों के उत्तर देंगे वो अपने हिसाब से देंगे, जिसके कारण वो टेस्ट हम जिस भी पर्पस के लिए बनाएंगे हम वो मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। है ना। यानी कि अगर हम उनको साथ साथ ये भी ना दे कि अगर सही से निर्देश नहीं दे तो परीक्षा की वैधता तो कम हो ही रही है, साथ ही साथ हमको ये भी ना बताए कि लेंथ क्या होना चाहिए टेस्ट का, कितने समय सीमा का है, प्रश्नों को उत्तर कैसे देने हैं, है ना। अगर ये सारा कुछ नहीं बताते तो क्या हो जाता है, उनको फिर प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एम्बिग्विटी इन द लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट। इसका मतलब क्या है, एम्बिग्यूअस का मतलब है क्या है, ऐसा वर्ड जो दो तरह का मतलब निकाल रहा हो, ठीक है। जैसे कभी हम बोलते हैं ना, लाइक ऐसे, आप आ रही हैं, अब यहाँ पे क्या दो, एक तो असमन, आप सच में आ रही हैं, प्लीज मत आइए, मन में ऐसा फील कर रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा हो, एक ने वाह आप आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, एम्बिगुअस हो रहा है हमारे शब्दों में। तो उसी तरह से हम जब टेस्ट का लैंग्वेज बनाते हैं तो वो भी एम्बिगुअस हो जाता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस इंटरप्रिटेट हो जाता है उनके द्वारा, जिसके कारण एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे वैधता में हो जाता है परीक्षा में, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स, इसमें आपको सिर्फ नेम नेम लिखना है,
ज्यादा डिटेल नहीं करना क्योंकि ये पूछते हैं पेपर 1 में। तो नेक्स्ट लेंथ ऑफ द टेस्ट। लेंथ ऑफ द टेस्ट की बात करें, ये सिर्फ हमको ये इफेक्ट नहीं करेगा रिलायबिलिटी, मगर वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट भी अफेक्ट करता है। ठीक है, शब्दों का जो लेंथ होता है उनको दोनों अफेक्ट करता है, रिलायबिलिटी भी और वैलिडिटी भी। ठीक है, अगर हम लेंथ ऑफ टेस्ट को इंक्रीज कर देंगे तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी इंक्रीज होगा। सिमिलरली दोनों को डिक्रीज कर देंगे तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी घटेगा। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ ऑफ द टेस्ट में लिखने के बाद आप ऐसे जरूर लिखना कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इंक्रीजेस कब, जब लेंथ इंक्रीजेस, और जब लेंथ डिक्रीजेस रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी डिक्रीजेस। है ना, यानी कि यहाँ पे हमको ये ध्यान में रखना है, हमको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है वो हमारा जो है उसका लेंथ जब बदल रहे हो तो वो भी उसमें कोई भी कंटेंट का जो डिफिकल्टी लेवल है, उनके टाइप्स है, क्वेश्चंस के जो टाइप्स है उनमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उनमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है कि लेंथ ऑफ द टेस्ट में लेंथ बढ़ाने घटाने से रिलेटिव फर्क तो पड़ा, लेकिन जब हम लेंथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं तो जो डिफिकल्टी लेवल हम डिसाइड किए थे या जो कंटेंट डालने का डिसाइड किए थे या जो भी हम डोमेन्स डालने का डिसाइड किए थे उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी ऑफ द ग्रुप। अगर मेरा जो टेस्ट है वो ग्रुप से अफेक्ट करता है, हम किस ग्रुप पे टेस्ट करा रहे हैं, अगर ग्रुप पूरा का पूरा होमोजीनियस है तो वैलिडिटी क्या हो जाएगा, लो, क्योंकि सब एक जैसा जवाब देंगे, सब कुछ सिमिलर हो जाएगा, तो हम उसमें रियल वैधता उस टेस्ट का क्या है नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर हमारा ग्रुप हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग है, ग्रुप की क्वालिटी अलग अलग है, तो वहां पे वैलिडिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे स्कोर जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बहुत व्यापक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हर का स्कोर अलग सिमिलर हो सकता है, बहुत तो ज्यादा भी नहीं अलग, तो इस तरह से यानी कि हेंस द वैलिडिटी कोएफिशिएंट्स आर लाइकली टू बी हायर। यानी जितना ज्यादा हेट्रोजेनिटी होगा, जितना ज्यादा हमारा जो ग्रुप है वो हेट्रोजीनियस होगा, उतना ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्कोर का, तो वैलिडिटी कोएफिशिएंट भी उतना ही हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ द आइटम्स। प्रश्नों का प्रश्नों की कठिनाई स्तर। अगर हम बहुत सिंपल, ठीक है, और बहुत ही मतलब इजी एंड सिंपल प्रश्न दे दे तो वैधता क्या हो जाता, घट जाता है, और बहुत कठिन भी दे दे, बहुत हार्ड भी दे दे तो भी वैधता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर हम मॉडरेट रखें, ना बहुत हाई ना बहुत लो, तो हम बैलेंस बना सकते हैं और हमारा वैलिडिटी जो है वो अच्छा हो सकता है। अगर हम बहुत टफ क्वेश्चन दे देंगे बच्चों को तो बच्चे पहले ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगा लेंगे कि हम वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो हम उस डिफिकल्टी लेवल के कारण सही तरीके से वैलिडिटी ऑफ टेस्ट को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। यहाँ पे
क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट में, हम टेस्ट का उस पे डिपेंड करता है कि हम उसको बहुत कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट अगर सब्जेक्टिव है, वेग है, बेकार है, ऑब्जेक्टिव नहीं, वस्तुनिष्ठ नहीं है, एम्बिगुअस है, तो सॉरी ये तो मैं कंस्ट्रक्शन का बता रही हूँ। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट में हम आजकल किसको देखा गया है, स्पीड टेस्ट को देखा जाता है। स्पीड टेस्ट को मेजर किया जाता है एज कंपेयर टू पावर टेस्ट। मतलब आप किसी क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हो ये देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, इफ सफिशिएंट टाइम नहीं दिया जाएगा स्टूडेंट को तो उनकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, तो ये होता है स्पीड टेस्ट। लाइक हम लोग एनटीयूजीसी नेट में भी बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जरूरी क्या है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें एंड इम्पोर्टेंटली इम्पोर्टेंट उन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करें जो कि स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम। सीरीज बात है, कंस्ट्रक्शन के मतलब यहाँ क्या आता है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ऐसे कंस्ट्रक्ट करें जिसमें कि ना कोई एम्बिगियस हो, ना कोई बेकार हो, ना ही वस्तुनिष्ठ ऐसा मतलब सब्जेक्टिव हो। तो ये सब अगर होगा, वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, ठीक है, व्यक्तिगत होगा, वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, तो वो अफेक्ट करेगा हमारे वैलिडिटी को। फिर ये ऑर्डर ऑफ आइटम्स इन द टेस्ट, ये पहले ही बता चुके हैं। ऑर्डर क्या, सबसे पहले हार्ड क्वेश्चंस को नहीं रखना है, इजी टू डिफिकल्ट वे में चलना है। अगर इजी रखेंगे तो बच्चे उनको जल्दी जल्दी करेंगे, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, वो आगे क्वेश्चंस को आराम से करते हुए चलेंगे। लेकिन अगर पहले हम बहुत टफ क्वेश्चंस रख दें और वो सॉल्व नहीं होगा तो फिर वैलिडिटी क्या हो जाती है, घटने लगती है टेस्ट की, क्योंकि बच्चे वहाँ क्या हो जाता है, डिस्करेज हो जाते हैं और फिर उनका टेस्ट का जो वैलिडिटी है वो घटने लगता है। फ्रेंड्स, ये आप अपने भी अप्लाई कर सकते हो। अगर एनटीयूजीसी नेट के एग्जाम में हमें डीआई थोड़ा टफ वाला सबसे पहले दे देता है और हम गलती से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने चले जाते हैं तो क्या होता है, हम बिल्कुल टेंशन में आ रही है तो बन नहीं रहा और फिर आगे के सारे क्वेश्चन इससे हमसे क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ आइटम भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है चांस ऑफ गेसिंग, यानी कि जो गेसिंग का चांस है वो भी अब वाइड होना चाहिए। यानी जब हमारे पास सामने टेस्ट रखा है, सारा कुछ रखा है, तो उस समय जब हम गेस करते हैं तो वो भी हमारे वैलिडिटी को अफेक्ट कर सकता है। कैसे, इंडिकेटिंग मतलब कुछ ऐसा आइटम्स उसमें होना चाहिए जो हमारे गेसिंग को डिस्ट्रैक्ट कर सके। मतलब ऐसे जैसे होता है ना एंटी, दो दो ऑप्शन लगता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रैक्टर वहां डाले हुए ताकि हमारा चांस ऑफ गेसिंग क्या हो जाए, घट सके, ताकि जो टेस्ट का रियल वैलिडिटी है वो सामने आ सके। फिर ऑब्जेक्टिविटी इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। ठीक है, प्रश्नों की जब हम परीक्षण का जब हम स्कोर कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं या उसको दे रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायसनेस होना चाहिए, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए इन्विजिलेटर के द्वारा, साथ ही साथ स्कोरर्स के द्वारा भी, तो वैलिडिटी ऑफ टेस्ट जो है ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स। सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव क्या है फ्रेंड, यहाँ पे क्या कोई भी सामाजिक स्तर हो गया, सोशल वर्ग रचना, क्लास हो गया, टीचिंग डिफरेंसेस हो गया, ये सब छात्र का जो इंटेलिजेंस है या एप्टीट्यूड है या जो इंटरेस्ट है ना, ये सबका सब किस में बना, कल्चरल इन्फ्लुएंस को द्वारा इफेक्टेड होता है। यानी अगर हम कुछ ऐसे टेस्ट जो इन सब बेसिस पे बनाएंगे तो वो उन्हीं कल्चर पे बेस्ड होगा जो उस कल्चर के लोग हो गए, जिस कल्चर का क्वेश्चन से रिलेटेड हम बनाए हैं। ये दूसरे कल्चर पे हम यूज करने जाएंगे तो वहां पे वो बेनिफिशियल नहीं होगा, वहां हमारे जो टेस्ट की वैलिडिटी है वो क्या होती है, घट सकती है।
यानी सिंपल वे में अगर एक किसी डिफरेंट कल्चर के बैकग्राउंड पे बना हुआ है वो टेस्ट या परीक्षण, है ना, सांस्कृतिक परिस्थिति में अगर वो परीक्षण बना हुआ है, तो हम दूसरा जो भी कल्चरल परिस्थिति होगी या बैकग्राउंड होगा उसमें रहने वाले परिस्थितियों, मतलब उसमें रहने वाले जो भी परीक्षार्थी हो यानी जो स्टूडेंट्स या जो टेस्ट गिवर है वो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी सांस्कृतिक कल्चर यानी कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैं वो हमारे परीक्षण की वैधता को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब बोल रहे क्राइटेरिया सेट फॉर द वैलिडिटी, जो हम क्राइटेरिया बनाते हैं वो वैलिडिटी वो भी अफेक्ट करता है। क्राइटेरिया फॉर द वैलिडिटी जिसको असेस करते हैं वो रिलायबल भी होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सेट विद बायस एटीट्यूड, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये वैलिडिटी को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है ना। साथ ही साथ ये भी होता है कि कभी कभी हम ऐसा होता है प्रश्नों की संख्या बढ़ाते हैं तो रिलायबिलिटी तो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वैलिडिटी में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। इसलिए हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षण यानी टेस्ट की जब रिलायबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं यानी जब प्रश्नों को बढ़ा रहे होते हैं ऐसा प्रश्न को जोड़े यानी ऐसे क्वेश्चन को ऐड करें जो हमारे वैलिडिटी को भी बढ़ा सके। और फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, और दूसरा कुछ ऐसे असर्शन रीजनिंग में आया हुआ था। तो यस, जब नंबर ऑफ टेस्ट को बढ़ाते हैं तो रिलायबिलिटी बढ़ता है, लेकिन वैलिडिटी भी बढ़ेगा नॉट नेसेसरी अब तब तक जब तक अगर हम क्वेश्चन जो बढ़ा रहे हैं वो ऐसा बढ़ाएं जो हमारे वैलिडिटी को भी इंक्रीज करता हो। ठीक है, नेक्स्ट है हैलो इफेक्ट। फ्रेंड्स ये बहुत बहुत मतलब कह सकते हो, इसको हम लोग रिस्पॉन्स सेट से भी बोल सकते हैं, प्रतिक्रिया प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं। रिस्पॉन्स सेट का भी एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, प्रतिक्रिया प्रवृत्ति, रिस्पॉन्स सेट। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे आंसर देने के हैबिट्स है। जब हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आया जाता है ना, और उस क्वेश्चन आने में हमको लगता है कि हाँ यहाँ पे हाँ हाँ लिखना चाहिए। जैसे मान लो आपसे पूछा गया, डू यू लाइक द कंटेंट ऑफ सच टीचर, इस टीचर इज टीचिंग यू गुड। इवन यहाँ पे आपको लग रहा है वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, लेकिन फिर भी हम क्या कर देते हैं, नहीं यहाँ यस लिखना है तो लिखते हैं यस। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, इस टीचर इज नॉट क्लियर इन योर कंसेप्ट, यहाँ लग रहा है यस नहीं लिख सकते, यहाँ क्या हमको लिखना है, नो ही लिखना होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अपने रिस्पॉन्स सेट को क्वेश्चन के अनुसार ही रख देते हैं। यानी अगर लगता है कि इस क्वेश्चन में हाँ भरना चाहिए तो हाँ भरते हैं, यानी हम अपना जो रियल फैक्ट है वो नहीं डालते हैं। तो ये हो जाता है रिस्पॉन्स सेट, और यही हमारे वैलिडिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है। ये तो रिस्पॉन्स सेट की बात। जैसे हेलो एस इफेक्ट भी इसी तरह का है। यहाँ पे क्या होता है, अगर जो रिस्पोंडेंट है उसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइटम या कोई पर्सन के लिए वो पुअर इंप्रेशन बना लेता है, खराब इंप्रेशन बना लेता है, तो हर एस्पेक्ट में किसी को भी किसी भी आइटम को सबको वो क्या खराब ही एस्पेक्ट बनाएगा। ठीक है, हर एस्पेक्ट में मान लो कि कोई टीचर है, ठीक है, वो लेट आ रहा है, इसके कारण वो एक एस्पेक्ट जो है खराब बना लिया। अब टीचर कितना भी अच्छा कंटेंट दे, टीचर कितने भी लर्निंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दे, कितनी भी एक्टिविटी कराए, आप उसको क्या समझ रहे हो, खराब ही समझ रहे हो। ये क्या हो गया, हेलो इफेक्ट। वही अगर कोई टीचर बहुत अच्छा कंटेंट मटेरियल दे रहा है लेकिन टीचर हर समय बहुत बदतमीज टाइप है, अच्छा टीचर नहीं है, बहुत इरेगुलर है, अत, मतलब अजीब गरीब बातें बोलता है, लेकिन वो कंटेंट बहुत अच्छा देता है,
तो जब ऐसा है और इसी कारण हम टीचर को अच्छा मान लिए हैं, तो हर एस्पेक्ट उसका कितना भी खराब हो, उस टीचर को अच्छा मान रहे हैं, तो इसी को कहते हैं हेलो इफेक्ट। लाइक हम इंटरव्यू देने गए, एक इंटरव्यूअर से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, वो पहला क्वेश्चन कुछ में गड़बड़ा गया, अब हम पहले ही अज्यूम कर ले कि भाई वो सारा क्वेश्चन में वो ऐसी ही गलती करेगा, तो इसी को कहते हैं हेलो इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर जो है वो हमें क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी में। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सब पे सिर्फ नाम लिखने हैं, ज्यादा नहीं जाना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि वैलिडिटी के दो मेन टाइप भी होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटी और एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। मतलब इंटरनल एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी और एक्सटर्नल, यानी जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो वहां पे इन दोनों वैलिडिटी को जरूर देखते हैं। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी, जो कि ये जो वैलिडिटी का टाइप है इसको किसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, जॉर्डन ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। मतलब जॉर्डन ने वैलिडिटी के दो मेन टाइप बताए थे, जो कि इंटरनल था और एक्सटर्नल था। ठीक है, जिसमें इंटरनल के अंदर उन्होंने फेस वैलिडिटी को रखा था और कंटेंट वैलिडिटी को भी रखा था। ठीक है, और एक्सटर्नल के अंदर उन्होंने प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को रखा था, जिसको कि पूर्व कथनात्मक कहते हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को रखा था, जिसको कि संरचनात्मक कहते हैं, और कंटेंट वैलिडिटी को रखा था, जिसको कंकरेंट वैलिडिटी को रखा था, जिसको कि समवर्ती वैलिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ये। जॉर्डन ने इन ये दो तरह के वैलिडिटी बताया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को भी उन्होंने 3-4 भाग में बांटा था, जिसमें हमारे काम का जो मैंने वो बताया वो ही बताती हूँ। फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी इज इंटरनल वैलिडिटी, जिसको कि आंतरिक वैधता कहते हैं, और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, बाह्य वैधता, जिसमें कि प्रिडिक्टिव पूर्व कथनात्मक, कंस्ट्रक्ट संरचनात्मक, और कंकरेंट समवर्ती वैधता। ठीक है, अब फ्रेंड्स इंटरनल वैलिडिटी में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस हमको इतना जानना है इंटरनल वैलिडिटी में कि जो इंटरनल वैलिडिटी है वो हमको ये बताता है कि कोई वैलिडिटी जो है वो रिफर कर रहा है टू द एक्सटेंट टू विच द मैनिपुलेटेड और independent variable actually have a genuine effect on the observed result or dependent variable and not affected by the extraneous variable। फ्रेंड्स मैंने यहीं पे 3 कीवर्ड बोल दिया। इंटरनल वैलिडिटी में हम हमेशा ये देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके मैनिपुलेशन से सिर्फ डिपेंडेंट, उसी के सिर्फ मैनिपुलेशन से डिपेंडेंट पे फर्क पड़े, ना कि कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल या इंटरवेनिंग वेरिएबल का इफेक्ट पड़े। और जब हम ये रिलेशन देखते हैं कि क्या सच में इंटरनल वैलिडिटी के ही कारण ही डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट आ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। यानी यहाँ पे हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। कॉज क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफेक्ट किस पे आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये दोनों कीवर्ड है फ्रेंड्स इंटरनल वैलिडिटी का। हमेशा इंटरनल वैलिडिटी में हम इंटरवेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं, देखते हैं कि क्या सच में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट है डिपेंडेंट पे। क्लियर है? देखो ये क्या, इंटरनल वैलिडिटी इज, ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, इज एक्सटेंट टू व्हिच अ स्टडी एस्टैब्लिशेस a trustworthy cause and
इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ ट्रीटमेंट एंड एन आउटकम। यहाँ ट्रीटमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना, और आउटकम क्या है, डिपेंडेंट पे उसका इफेक्ट देखना। यानी जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन में हम विश्वसनीयता, ट्रस्टवर्दी स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हाँ क्या ये सही में वही इंडिपेंडेंट के कारण फैक्टर हो रहा है, तो इसी को कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। और जब हम किसी टेस्ट या किसी की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी को मेजर करने जाते हैं, तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी हो जाता है कि जो भी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है फाइंडिंग के लिए, यानी कि एक्सट्रेनियस के द्वारा, इंटरवेनिंग के द्वारा, और भी किसी के द्वारा, कोई जो बाहरी फैक्टर है उसके द्वारा जब एक्सप्लेनेशन हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसको हम एलिमिनेट यानी हटा सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा है कि अगर मैं स्मोकिंग रोकने का कोई सीरियल प्रोग्राम रखूं एक इंडिविजुअल्स के ग्रुप में, तो हम ये कैसे श्योर हो सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट हम दे रहे थे, हाँ, वही ट्रीटमेंट से वो उनमें इम्प्रूवमेंट आया है ना। तो ये हम ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ और ही फैक्टर हो। इसीलिए इंटरनल वैलिडिटी किस पे डिपेंड करेगा, लार्जली स्टडी का प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसेस से चल रहे हैं, और कितना स्ट्रिक्टली वो परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी कोई यस नो टाइप कांसेप्ट नहीं है। इंस्टीड हम यहाँ पे क्या देखते हैं, फाइंडिंग्स ऑफ स्टडी देखते हैं, बेस्ड ऑन वेदर इट अवॉइड ट्रैप्स दैट मे फेक द फाइंडिंग, दैट मे मेक द फाइंडिंग क्वेश्चनेबल। ठीक है, यानी हम उन चीजों को अवॉइड कर रहे हैं जो हमारे क्वेश्चनेबल, जो भी हमारा रिसर्च फाइंडिंग है उसमें क्वेश्चन ना क्रिएट कर दे कि क्या, लाइक अभी मैंने दिखा है कि जो सीरियल प्रोग्राम उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन क्वेश्चन उठ गया ना, क्या आप कंफर्म है कि वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रीटमेंट से ही हुआ है, तो यहाँ एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी में कंफाउंडिंग का चांसेस लेस हो जाता है, यानी कंफाउंडिंग का चांसेस जब लेस होगा तो वैलिडिटी उतना हाई होगा। कंफाउंडिंग क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि कंफाउंडिंग जब एक्सट्रेनियस वेरिएबल के इफेक्ट को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट कर देता है और इस इफेक्ट को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो एक्सट्रेनियस इसमें बदल जाता है, कंफाउंडिंग में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर इन शॉर्ट में देखें तो 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहला, कॉज प्रीसीड्स द इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी कॉज पहले होना चाहिए इफेक्ट से टाइम के टर्म में। दोनों एक साथ वैरी करने चाहिए, और साथ ही साथ कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए इन दोनों पे कॉज का इफेक्ट डालने पर, इफेक्ट पर। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरनल वैलिडिटी। अब थ्रेड्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है, एंड जो मैं एग्जांपल दूंगी हिंदी में आप वो लिखना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हो। इट्स एज पर योर चॉइस। ठीक है, टोटली योर चॉइस, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, कोई कावड़ या कुछ भी नहीं बोलूंगी। सबसे पहला है कंफाउंडिंग। कंफाउंडिंग ऑफ कोर्स अभी जस्ट मैंने बताया, कंफाउंडिंग लेस होगा तो इंटरनल वैलिडिटी हाई होगा, यानी ये हमारे लिए थ्रेड क्रिएट कर सकता है जब ये बढ़ जाएगा तो। यानी कि अगर हम एरर क्रिएट हो सकता है जब हम इंडिपेंडेंट का इफेक्ट ना पड़ के एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट पे, जिसको कि हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाता है, कंफाउंडिंग हो जाता है। और ये सबसे बड़ा थ्रेट है वैलिडिटी के लिए।
दूसरा है हमारा सिलेक्शन बायस, ठीक है, यानी चयन प्रक्रिया बोल सकते हैं। अगर हम चयन प्रक्रिया में बात करेंगे तो वो क्या होता है, यहाँ पे हम बायसनेस भी ले आते हैं, ठीक है, मतलब हम उनको सेलेक्ट कर ले जो चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट करना, यहाँ बायसनेस आ गया, या हम उनको सेलेक्ट करिए जो अपनी मर्जी से, जो बिल्कुल फिजिकली फिट हो, विलिंग टू पार्टिसिपेट हो, मोटिवेटेड हो कि हाँ भाई ये सब करके हम जल्दी से अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, सिगरेट का स्मोकिंग छोड़ देंगे, या पढ़ने में तेज हो जाएंगे जो पढ़ने में थोड़े से तेज है, और हम ये टेस्ट कर रहे हो कि क्या उनको पढ़ाने से, टीचिंग मेथड अलग अलग यूज करने से वो अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अगर इसमें उन्हीं को सेलेक्ट कर ले जो बहुत तेज हो, बस थोड़ा सा उनमें मेहनत करना, तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन बायस, ये भी हमारे इंटरनल वैल्यूज को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें बहुत मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड थे, विलिंग टू पार्टिसिपेट थे, इसीलिए, ठीक है। यानी और साथ ही साथ यहाँ ये भी हो सकता है कि अगर हम अनइवन नंबर यानी सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ना लेकर के और भी एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट ना लेके और भी अदर फैक्टर ले लें, मान लो डिपेंडेंट ही और ले लिए या इंडिपेंडेंट ही और ले लिए, तो यहाँ पे भी सिलेक्शन बायस हो सकता है। क्या हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इस डिपेंडेंट से सिमिलैरिटी खाता हो, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होकर के डिपेंडेंट पे इफेक्ट डाल सकता है, या फिर ये डिपेंडेंट जो है और ये इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट जो है बिल्कुल डिपेंडेंट के जैसा हो, तो इफेक्ट, तो ये क्या होता है, सिलेक्शन बायस में हम अनइवन नंबर ले ले या हम ऐसे सैंपल को सेलेक्ट कर ले इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, आई मीन जिसमें कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या हो आसानी से, मतलब उसको हम मैनिपुलेट में बायसनेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर हम डिफरेंस निकालना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से के कारण इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैचुरेशन, जिसको हम कहते हैं परिपक्वता। सिमिलर है, अगर हम मान लो कोई लॉन्गिट्यूडनल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, छोटे बच्चों पे कर रहे थे, अब वो बड़ा हो गया, तो अब जब हम इनकी वैलिडिटी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने जाएंगे तो वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने तो स्टार्ट किया था छोटे बच्चे से और हमारा इफेक्ट भी छोटे बच्चों पे था, के लिए चेक करना था, बट वो क्या हो गया, परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, वो ये भी जान गए कि कौन से घटना से क्या सुधार हो सकता है, क्या हो सकता है, तो वो चीज क्या हो जाता है, मैचुरेशन हो जाता है, जिसमें हो सकता है हम किसी ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो कोई चीज का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं छोटे बच्चों को, धीरे धीरे वो ग्रो कर रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं, तो अब हम उन पे उपचार नहीं भी करेंगे, उनको ट्रीटमेंट नहीं भी देंगे, तो भी वो खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगेंगे, तो ये क्या है, उनकी मैच्योरिटी है जिसके कारण वो खुद ब खुद इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री, जो कि इतिहास। हिस्ट्री क्या है फ्रेंड, हिस्ट्री में सीधा सा हम बोल सकते हैं इसमें जो है हम प्री टेस्ट लिए, पहले कोई टेस्ट लिए, पोस्ट टेस्ट लिए, हो सकता है इस बीच में कुछ ऐसा कोई घटना घट गया हो, है, या फिर कुछ इशू हो गया हो, या जो जिन पे भी हम कर रहे हैं कुछ अलग तरीके का वो कुछ ऐसा हो गया हो शोध के दौरान, जिससे कि हमारा प्री टेस्ट का रिजल्ट जो है पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट से डिफरेंस हो जाए, इफेक्ट कर जाए, तो वो होता है हमारा क्या, हिस्ट्री, ठीक है। ये रिग्रेशन में अभी स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन क्या होता है,
स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन का मतलब है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ना मीन स्कोर के एक्सट्रीम स्कोर के बीच के ये को डिफरेंस देखते हैं। यानी हमको सिलेक्शन करना है, इम्प्रूवमेंट देखना है, और हम बोले ना कि मुझे 40 कमजोर बच्चे दे दो, देखो मैं उनको कैसे इंटेलिजेंट कर देती हूँ। फ्रेंड्स हमने पूरा 40 कमजोर बच्चों पे ही पूरा लगातार मेहनत किया, सब एक जैसे बच्चे हैं। तो ये क्या हो गया, मैंने एकदम एक्सट्रीम स्कोर, बिल्कुल कम वाला स्कोर लिया और उसको मीन तक पहुंचाने की कोशिश की आगे तक। तो ऐसे को रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अलग से पूरा डिटेल में रिग्रेशन क्या होता है पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ टॉपिक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बस सीधा से ये याद रखना है, रिग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम स्कोर्स को मीन की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, यानी रिग्रेशन टू द मीन की बात करते हैं। यहाँ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रीम स्कोर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मैंने बोला 40 वर्स्ट स्टूडेंट दे दो, आई गारंटी, मैं गारंटी करती हूँ उनमें इमीडिएट इंप्रूवमेंट दिखाने लगूंगी आफ्टर माय ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स कमजोर बच्चे उनमें मैं थोड़ा सा भी मेहनत करने की कोशिश करूंगी उनको, तो क्या हो जाएंगे, तो इम्प्रूव करना शुरू करेंगे, तुरंत इम्प्रूव करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो स्कोर होगा वो एक्सट्रीम स्कोर हो जाएगा और चांसेस हो जाएगा एरर का। ठीक है, या फिर हम ऐसे ले लें कि मिनिमम मैथमेटिकल एबिलिटी को चूज कर लें जिनके पास मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत कम हो, और उनमें हम मैथमेटिक्स सिखाना या उनको तेज करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट वो दिखाएंगे ना। यानी वो इफेक्टिवनेस इसलिए नहीं था कि हमारा कोर्स बहुत अच्छा था, इसलिए था कि हमारा जो रिग्रेशन था वो बहुत एक्सट्रीम स्कोर पे था और उसको हमने मीन तक लेके आने की कोशिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी और एट्रिब्यूशन। एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी क्या है, एक्सपेरिमेंटल जो मॉर्टेलिटी है फ्रेंड्स, यहाँ पे एट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों। इसमें क्या होता है, भाग जाते हैं, मतलब मान लो हम किसी 100 आदमी पर टेस्ट करना शुरू किया और लास्ट में टेस्ट का रिजल्ट पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि वो जो जो जिसको हम सेलेक्ट किया था वो भाग गए। जब वो भाग गए तो आप बताओ क्या वैलिड रिजल्ट होगा। हमने तो 100 बच्चों के लिए टेस्ट रखा था और वो आखिरी में 50 ही बच गए, तो 50 का टेस्ट ही ना हम सिर्फ ले पाएंगे। हो सकता है 50 वही बच गए हों जो सिर्फ मोटिवेटेड हो, जो सिर्फ इम्प्रूवमेंट किए हो, वो 50 भाग गए जिनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ये भी हमारे इंटरनल वैलिडिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिपीटेड टेस्टिंग। रिपीटेड टेस्टिंग क्या होता है, बार बार परीक्षण लेने से फ्रेंड जो हमारा आउटकम है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स को आंसर याद होने लगेंगे और जब पार्टिसिपेंट्स को आंसर याद होने लगेंगे तो हम उस टेस्ट की वैलिडिटी को नहीं माप पाएंगे। लाइक मैं ये काम करती हूँ, पहले 2 बार करती हूँ, मुझे पता होता है कि वो इंटरनल वैलिडिटी है, एकदम वैलिड है मेरा टेस्ट। मैं आइकॉनिक में ये काम करती हूँ, वहां पे मैं क्या करती हूँ, सामाख्या टॉपिक का मैं एक टेस्ट देती हूँ, उसमें 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन से कुछ टॉपिक से होता है। उसके बाद मैं वो टेस्ट को हर बार जब भी कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो मैं उसी टेस्ट को देती हूँ। तो पहले स्टूडेंट के लिए तो वो टेस्ट बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वही है। लेकिन जो बच्चे और बार बार दे चुके हैं, मुझे पता है उनको आंसर्स याद हो गया, और मेरा पर्पस भी उनके लिए यही होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि पुरुषा कॉज है या इफेक्ट है, नाइगर कॉज है, या इस तरह के जो टॉपिक है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम भूल जाते हैं, तो उन चीजों को हम याद कर सकें। ठीक है, याद हो सके, तो वो क्या हो गया, मैंने अपने टेस्ट की वैलिडिटी को खुद ही डिक्रीज कर दिया उन बच्चों के लिए जो पहले से एक बार 2 बार दे चुके हैं। जहां तीसरी बार देंगे उनके लिए वो रिपीटेड टेस्टिंग हो जाएगा, एंड अब ये हो गया कि वो आंसर्स याद करने लगे। तो ये हमारे इंटरनल वैलिडिटी को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम कोई इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिए जिससे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट मैनिपुलेट कर रहे थे, स्कोरर को चेंज कर दिए, या प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट चेंज कर दिए के दौरान इन सब चीजों को चेंज कर दिए, तो हमारे इंटरनल वैलिडिटी में चेंज अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट ये था कि ये एक तरह इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या था, इसमें जो स्टडी था यानी जो इंडिपेंडेंट जिसको बिहेवियर को देख रहे थे, मेजर कर रहे,
उनको ये पता चल गया था कि उनको वॉच किया जा रहा और इसीलिए वो अपनी एक्टिविटी को उसके अनुसार करने लगे थे। ऑब्जर्व, कोई को ऑब्जर्व करा तो वो उसके हिसाब से चलने लगे थे कि हाँ भाई तो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है तो मैं अच्छे से काम करती हूँ। लाइक होता है ना, जब हम मान लो स्कूल में टेस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है, और टीचर मेरा बहुत अच्छी है, हम चोरी करें चाहे नहीं करें, है ना, हम अच्छे से बैठ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगे कि टीचर का ध्यान मेरी ओर आए और टीचर बोले नो नो ऐसे नहीं करना है, भले हम चोरी नहीं कर रहे लेकिन हम अपनी एक्टिविटी को ऐसे रखेंगे कि लोग हमको ऑब्जर्व कर रहा है तो हम अच्छे से करें या कुछ भी। तो वो क्या होता है, हॉथॉर्न इफेक्ट, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि कोई हमको देख रहा है, ठीक है। दूसरा है जॉन हेनरी इफेक्ट। जॉन हेनरी इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे एक वर्कर जो है वो आउट परफॉर्म करने लगता है एक मशीन से भी ज्यादा, क्योंकि वो अवेयर हो जाता है कि उसको कंपेयर किया जा रहा है मशीन से, ठीक है, और इसीलिए वो मशीन से ज्यादा वर्क करने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इंटरनल वैलिडिटी जो है वो अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आई होप आप लोगों को ये सारा पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स अब मैंने ये बताती हूँ कि ये सब जो इंटरनल में क्यों आया, पहले हम वो देखते हैं, ठीक है, ताकि ना आपको ये चीज समझ में आ जाए कि हाँ भाई अगर ये आया है तो फ्रेंड्स एक एक करके एग्जांपल को समझाती हूँ। अब सिर्फ नाम से चलेंगे, अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। अब आप सोचो कंफाउंडिंग, मैंने पहले इंटरनल वैलिडिटी को क्या बोला था कि इंडिपेंडेंट का रिलेशन देखेंगे डिपेंडेंट पे, बस यही इंटरनल वैलिडिटी है। जब भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे तो वो मेरा इंटरनल वैलिडिटी होगा। तो सबसे पहले आ जाओ कंफाउंडिंग। ऑफ कोर्स कंफाउंडिंग में हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं क्योंकि ये किसी का नहीं इफेक्ट कर रहा है, एक्सट्रेनियस, जो कि हमारे इफेक्ट को क्या कर देगा, मैनिपुलेट, कुछ और तरीका अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दे सकता है इंडिपेंडेंट के अलावा भी, क्योंकि ये इफेक्ट कर रहा है, तो ये होगा। दूसरा सिलेक्शन बायस। फ्रेंड्स यहाँ सिलेक्शन बायस क्यों नहीं है, सिलेक्शन बायस तो सैंपल पर डिपेंड करता है, लेकिन आप खुद सोचो हम सिलेक्ट करने टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को जब सिलेक्ट करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने के हम अपने तरीके से रखेंगे, जिसके कारण हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए सिलेक्शन बायस भी क्या होगा, इंटरनल वैलिडिटी के अंदर आएगा। नेक्स्ट है मैचुरेशन। मैचुरेशन अगेन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, अगर सब्जेक्ट ही मैच्योर हो गया तो हम डिपेंडेंट पे इफेक्ट कैसे देख पाएंगे, तो वो हो गया। फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास भी क्या, यहाँ भी हम इंडिपेंडेंट जो है हिस्ट्री से अफेक्ट हो गया, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में एक लंबा गैप हो गया, कुछ उनके बीच में चेंजेस आ गए या कुछ और हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर या कुछ इस तरह का आ गया, तो वो भी हमारा क्या हो गया, अफेक्ट कर जाएगा डिपेंडेंट पे, तो इसीलिए ये भी हो गया। फिर स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन क्यों लिया, ये भी इसीलिए लिए क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी सब्जेक्ट को हम ऐसा उठाएं या तो एकदम कमजोर या तो बहुत तेज, जिसमें इंप्रूवमेंट हमको देखना, यानी एक्सट्रीम स्कोर को उठाएं। रिग्रेशन का कीवर्ड है फ्रेंड्स एक्सट्रीम स्कोर, बस ये याद रखना है, ठीक है। एक्सट्रीम स्कोर, एक्सट्रीम स्कोर का मतलब है एक लाइन है उसका ये कोना और ये कोना दोनों एक्सट्रीम स्कोर है, बीच का मीन, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी, ये भी हमारा क्या है, इंटरनल वैलिडिटी के लिए है। क्यों, क्योंकि मॉर्टल कौन होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा जो कि हमारे डिपेंडेंट पे इफेक्ट करने वाला था। फिर रिपीटेड टेस्टिंग की वजह से भी, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज, ये भी हम लोग अंदर में कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे कर रहे हैं। हॉथॉर्न इफेक्ट भी उसी टाइम पे कर रहे हैं एंड जॉन हेनरी इफेक्ट भी उसी टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। बहुत जगह देखोगे कि इन दोनों को, हॉथॉर्न को स्पेशली कहीं कहीं पे एक्सटर्नल वैलिडिटी से रिलेट करता है,
लेकिन मेनली ये इंटरनल ही होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ये दोनों क्या है हमारा, हॉथर्न और जॉन हेनरी इफेक्ट क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है इंटरनल वैलिडिटी की, इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग का यहाँ मतलब है कि अनअवेयर हो जाए कौन, हमारा सब्जेक्ट भी, यानी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट भी, कि उनको क्या इंटरवेंशंस, क्या क्या रिसीव किया करवाया जा रहा है, उनको क्या क्या दिया जा रहा है, ब्लाइंड हो जाए, ठीक है। जिसके अंदर आता है सिंगल ब्लाइंड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ब्लाइंड हो, जो इसमें हम इफेक्ट देख रहे होते हैं। डबल ब्लाइंड, जिसमें रिसर्चर को भी नहीं पता हो, इस तरह का ब्लाइंड होता है, ठीक है। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन, यानी मैनिपुलेट करते रहना चाहिए, कंडीशंस बदलते रहना चाहिए। स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते रहो, मैनिपुलेट करते रहो। तीसरा है रैंडम सिलेक्शन, रैंडमाइज होना चाहिए, ठीक है। एंड चौथा है स्टडी प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, स्टडी प्रोटोकॉल के अंदर क्या है, स्टडी प्रोटोकॉल के अंदर जो है, यहाँ पे ऐसे प्रोटोकॉल्स आते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल्स आएंगे जो कि एक रियल प्रोसेस होता है एक्सपेरिमेंट, यानी पूरा जो प्रोसेस है, मेथड है, उसको फॉलो करो, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो। कुछ भी इधर उधर से नहीं करना, कुछ भी बायसनेस नहीं डालना, अपने प्रोटोकॉल्स को इंक्लूड नहीं करना। आप एक जो स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, उन प्रोटोकॉल को करते हुए आपको वर्क करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तभी हम इंटरनल वैलिडिटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर इम्प्रूवमेंट के, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई डाउट है या कुछ भी है तो बताना। तो फ्रेंड्स, आज इंटरनल वैलिडिटी में ही खत्म करते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सटर्नल वैलिडिटी को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक। इतना ही है, एक्सटर्नल वैलिडिटी ज्यादा नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, क्योंकि ये भी करूंगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। या करीब चलो कर ही देती हूँ। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है फ्रेंड्स, एक्सटर्नल वैलिडिटी को सीधा सा समझना है कि जब हम रिलेशनशिप देखते हैं, इसके बीच में रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स कैन बी जनरलाइज्ड आउटसाइड द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, जैसे कि पॉपुलेशन और अदर वेरिएबल्स। बस ये ध्यान रखना है। इंटरनल में हम क्या देख रहे थे, इनसाइड देख रहे थे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और एक्सटर्नल में हम देख रहे थे कि इस जो भी रिलेशनशिप आया, इसको क्या हम जनरलाइज कर सकते हैं बाहर पॉपुलेशन में। तो यही होता है हमारा एक्सटर्नल, ठीक है। यानी जो भी हम फाइंडिंग्स खोजे हैं, उसको हम बाहर जनरलाइज कर सकते हैं, यानी दैट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। यानी कि हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, एट लार्ज अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और रिजल्ट को हम दूसरे संदर्भ में या दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ये सारा क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी। थ्रेट्स क्या है इनके, सबसे पहला सिचुएशन, जैसे सिचुएशनल फैक्टर, जैसे ट्रीटमेंट का कंडीशंस कैसा है, लाइट, नॉइज, लोकेशन, एक्सपेरिमेंटर, टाइमिंग, ये सब जो है हमारे जनरलाइजेशन को लिमिट कर सकता है। हो सकता है हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कम नॉइज में किया था, और बाहर हम किसी ज़्यादा नॉइज में हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए सिचुएशन जो है ट्रेट। दूसरा इकोलॉजिकल वैलिडिटी, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हम वैलिडिटी लिए हैं, उसको हम दूसरे ये में नहीं कर पाते हैं, दूसरे कंडीशंस में जब हमको करना होगा तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है। एक सेकंड, है ना। हाँ, अब बात करते हैं, सॉरी एक मैसेज था। हाँ, इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होता है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी में मान लो मैंने एक ऐसा हाइपोथेसिस बनाया कि क्या ड्राइविंग रिएक्शन टाइम जो है वो स्लोअर हो जाता है, यानी जो ड्राइविंग, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं वो स्लोअर हो जाता है जब हम बात कर रहे होते हैं किसी और से,
और इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया। और किस पे एक्सपेरिमेंट किया, कंप्यूटर में एक ड्राइविंग का गेम करवा दिया और उसको माउस के थ्रू ये काम करवाया कि माउस से ड्राइविंग कर रहे हैं और इधर हम बात कर रहे हैं। तो आप खुद बताओ फ्रेंड, क्या ये इफेक्टिव होगा? नहीं। हम इसको हर जगह जनरलाइज कर सकते हैं? नहीं। हाँ, एक सिमुलेटर वहां ले आते, एक ऐसा रियल में ड्राइविंग का एपरेटस ले आते जहाँ पे हमको स्टीयरिंग भी होता, जहाँ पे हम ब्रेकर भी होता, इन सब चीजों का सिमुलेटर होता, तो हम उसको इफेक्ट को करते तो हमारा वो इकोलॉजिकल वैलिडिटी यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी पे अज्यूम कर सकते थे। लेकिन हम माउस से रेस ट्रैक कर रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे तो एक ऑरेंज कैट दिखेगा स्क्रीन पे, है ना। मान लो डबल क्लिक से हमको हर्डल दिखा, ऑरेंज कैट या ब्रेकर दिखा, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होता। माउस पे कर रहे हैं, रियल देख नहीं रहे। तो ये चीज क्या है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी, यानी कि कौन से इन्वायरमेंट में हम कंडीशन को क्रिएट करके रिसर्च कर रहे हैं, तो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे हम दूसरे इन्वायरमेंट पे उसको एक नहीं रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्री टेस्ट इफेक्ट। प्री टेस्ट इफेक्ट क्या है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाउंड करने के बाद ही हम प्री टेस्ट इफेक्ट को कैरी आउट कर सकते हैं, इन इसके इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये भी हमारे फाइंडिंग्स को जनरलाइज करने के लिए लिमिट कर देता है। ठीक है। यानी कि मान लो प्रीटेस्ट में एंजाइटी है या 15 मिनट पहले मॉर्निंग में वो प्रैक्टिस या कुछ भी इस तरह का है और उसके बाद वो इफेक्टिव हो गया, उनको पता चल गया कैसे, तो फिर हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एंड सिमिलरली पोस्ट टेस्ट इफेक्ट, यहाँ भी यही होता है, पोस्ट टेस्ट इफेक्ट में भी यही होता है, जो कि हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तभी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तभी पता कर सकते हैं जब पोस्ट टेस्ट कैरिड हो, यानी बाद में पोस्ट टेस्ट जो कैरिड हो तभी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, जनरलाइज कर देता है। ठीक है। एक और होगा फ्रेंड, जो सैम्पलिंग बायस हमने इंटरनल में पढ़ा था, यहाँ भी होगा जब सैंपल हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा पॉपुलेशन में। सैम्पलिंग बायस लिख लो। यानी कि हम किसी और पॉपुलेशन पे या कुछ ऐसे पे टेस्ट करना चाह रहे हैं और पॉपुलेशन सैम्पलिंग क्या हो जाए, कुछ और हो जाए। ठीक है। और ये जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट इफेक्ट है ना, इसको हम लोग हिस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं फ्रेंड। ठीक है। जो कि इंटरनल में भी था, यानी कि प्री टेस्ट के पहले ही जस्ट क्या हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, नेबरिंग स्टेट में, तो एंजाइटी स्कोर क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। अदरवाइज मान लो हमको एंजाइटी पे टेस्ट करना है या पोस्ट टेस्ट के बाद हो गया, तो फिर मेरा जो इफेक्ट आएगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। इसको हम लोग हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। और सैम्पलिंग बायस तो हो गया। यहाँ पे हम उन पॉपुलेशन को लेकर के हमारे पॉपुलेशन को रियल तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करा। मान लो डिप्रेशन वाले लोगों पे चेक करना है कि कितने पॉपुलेशन में कितने लोग डिप्रेशन में हैं, और हम सारा का सारा सिजोफ्रेनिया या जो कोई डिजीज है वैसे ही पर्सन को ले लिए, तो हमारा पॉपुलेशन से सैम्पलिंग बायस हो गया ना, हमने स्पेसिफिकली उन्हीं को चूज कर लिया, तो ये क्या होगा, सैम्पलिंग बायस हो गया। ठीक है। बाकी टेस्टिंग इफेक्ट तो क्लियर कर ही चुके हैं। एक और होता है, आप उसको भी लिख सकते हो, एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट। ये मैं आपको अपनी कॉपी से बता रही हूँ। ठीक है। ये दोनों मैंने अपने लास्ट एग्जाम टाइम में एक दो पीएचडी का सिलेबस किया था, तो वहां पर ये दोनों थे, तो मैं आपको वहां से बता रही हूँ। एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट, एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट क्या होता है, यहाँ होता है इंटरैक्शन बिटवीन, चाहो तो लिख सकते हैं, इंटरैक्शन बिटवीन characteristics of the group and individual variables together influence the
डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको समझाती हूँ। जैसे मान लो इंटरेक्शन कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट के कैरेक्टरिस्टिक से हुआ, पार्टिसिपेंट विद डिप्रेशन, ठीक है। यानी एक इंटरेक्शन जो है डिप्रेशन वाले बीच के लोगों को, और एक जो है माइंडफुलनेस एक्सरसाइज जो कि प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ तो एंजाइटी लेवल इंप्रूव हो जाएगा, है ना। यानी कहने का सेंस यहाँ सीधी सी बात है कि हम अगर एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट, यानी कि यहाँ पे हमने ऐसा इंडिविजुअल और ग्रुप का दो अलग अलग वेरिएबल लिया था और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया, एक तेज थी और एक वीक थी। जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया, जो वीक था वो इम्प्रूव हो सकता है मे बी, और जब ऐसा होगा तो हम इसको फिर ये नहीं कर सकते हैं, जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे रिजल्ट को क्या करेगा, रेप्लिकेट करने में हेल्प नहीं करेगा। फाइंडिंग्स को हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते उन पर्सन के साथ जिनको सिजोफ्रेनिया है या जो भी कोई डिजीज है, डिप्रेशन सिर्फ पीपल है उस केस में, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट, यानी हमारे एप्टीट्यूड की वजह से ट्रीटमेंट हो गया है, हम माइंडफुलनेस एक्सरसाइज की वजह से जो है ट्रीटमेंट हो गया है हमारा, ठीक है। तो ये होता है एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट। तो ये सारा हमारा क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी का है, ठीक है। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी को भी कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, रेप्लिकेट करेंगे हर थ्रेड को, रेप्लिकेट मतलब हर थ्रेड को क्या करेंगे, काउंटर करेंगे, ताकि हम जनरलाइज कर सके अलग सेटिंग में। जितने भी थ्रेड है उनको हटाने की कोशिश करेंगे, बार बार रेप्लिकेशंस करेंगे, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, सिचुएशन नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में जाकर के प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा जो है क्या होगा, इम्प्रूवमेंट इंटरनल के लिए, ठीक है। रेप्लिकेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ कर सकते हैं, फाइन। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हुआ होगा। सारा मैंने वैलिडिटी के अंदर की जितना भी टॉपिक्स था फ्रेंड्स, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने सब करवा दिया है, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो। आप लोग देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, सिर्फ 2-4 बच्चे जो देख रहे हैं एंड जिनका नाम भी मुझे अब याद हो गया है, तो प्लीज लाइक किया करो, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड यस फ्रेंड, मैंने पेपर 1 का लिंक दे रखा है, ठीक है। आप लोग चाहो तो वहां से पेपर 1 के कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक को परचेज कर सकते हो, जिनको भी वो बुक्स चाहिए, ठीक है। दैट बुक इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, फॉर पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फॉर पेपर 1 कंसेप्ट आल्सो, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आज मैं घर जाने वाली हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगी कल ही लेकर के आऊँ, बच्चों की फेस्टिवल है तो हो सकता है नहीं, मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो तो जरूर डालूं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, ओके। सो फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड अगर कहीं भी कोई डाउट है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।